हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी फील्ड में बढ़िया कर रहे होंगे। तो अगर आज जिस वीडियो की हम बात करें तो ये लेक्चर का क्या मोटिव है? लेक्चर का मोटिव है कि हमें डिस्कस करना है सेक्शन 9, ठीक है? और फिर हमें डिस्कस करनी है कि एसआरए के अंदर 2018 में एक अमेंडमेंट हुई थी। क्या हुई थी? अमेंडमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं अमेंडमेंट को? संशोधन, ठीक है? अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। तो 2019 में, 20 में, 2022, 21, ये जो दौर था ना, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आए कि भाई क्या अमेंडमेंट हुई, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। लेकिन अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछने वाला। तो अब एग्जामिनर क्या पूछेगा? अब पूछेगा एग्जामिनर कि ये जो अमेंडमेंट थी वो क्या प्रोस्पेक्टिव थी नेचर में या फिर रेट्रोस्पेक्टिव थी। ठीक है, हमें ये देखना है। अब हमें ये पता होना चाहिए पहले तो कि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2022 तक तो सब ठीक था। 2024 में एक केस था जिसको फिर से रिवाइज किया गया, रिव्यू किया गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अब जजमेंट है वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। रूल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 9 क्या कहता है? डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मैं अपने बेरेट से पढ़ लेता हूँ, आप सब भी अपना बेरेट खोल लेना। ठीक है, तो सेक्शन 9 हमें कहता है, except as otherwise provided herein, where any relief is claimed under this chapter। इस चैप्टर में, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में जहां पे भी रिलीफ क्लेम किया जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts। ये कहते हैं कि जहां पे भी मतलब जो, अगर ए पर्सन है, अगर वो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर कोई रिलीफ क्लेम कर रहा है, रिलीफ मांग रहा है, सपोज वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, तो जो अदर पार्टी है, जो बी है, बी अदर पार्टी हुई, तो ये क्या कर सकता है? कोई भी जो डिफेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर बता रखा है, वो डिफेंस ले सकता है। सपोज कि ए कहता है, ए क्या कह रहा है कि भाई ए ने एग्रीमेंट किया, ए और बी का एग्रीमेंट हुआ कि इनको 1000 kgs शुगर खरीदनी है ए ने, और बी बेचेगा, बी सेल करेगा, ये बाय करेगा, ये बायर है। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो बी है वो मना कर जाता है कि भाई मैं नहीं बेचूंगा। तो अब ये ए जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है कि नहीं भाई, मुझे तो देखो शुगर चाहिए चाहिए, किसी भी हालत में लाके दो, मुझे नहीं पता, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब बी जो है वो ये डिफेंस ले सकता है, अगर ऐसा हुआ है जनरली, कि ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट से नहीं था, वो ए ने किसी प्रकार का कोर्शन किया था, उसके ऊपर दबाव बनाया था, उसके बाद बी ने अपनी सहमति दी थी और कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इस चक्कर में सेक्शन 9 यही बात बताता है हमें। तो चलो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 9 टू 25, 9 से लेके 25 तक, अगर कोई इन सेक्शनों के बीच में कोई क्लेम रिलीफ करता है, रिलीफ क्लेम करता है, तो उस केस में क्या होगा? जो सामने वाली पार्टी है, अगर उसको लगता है कि उसको डिफेंस लेना चाहिए, जैसे कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी अगर उसको लगता है कि मुझे मैं एंटाइटल हूं, तो वो ले सकता है। सेक्शन 9 सिर्फ इतनी बात बताता है। ओके, अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। ओके, तो देखो अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट क्या कहते हैं, पर्पस क्या था? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो अमेंडमेंट थी, इसका क्या पर्पस था? The Amendment Act proposed to curtail court's power in case of specific performance by bringing in changes with respect to approach of the court। पहले पता क्या था? कोर्ट के पास डिस्क्रिशनल पावर थी। कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती थी, कोर्ट चाहे तो कंपनसेशन दिलवा देती थी। ठीक है, ऐसा नहीं होता था। मतलब देखो, सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि अगर ए ने बी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, ये मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हम ये पहले ही पता क्या था कि अगर बी ने ब्रीच कर भी दिया ना, या ए ने, किसी भी पार्टी ने अगर ब्रीच कर दिया, तो कंपनसेशन दिलवा देते थे। लेकिन कंपनसेशन क्यों दिलवाना है?
जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमारी इंटेंशन परफॉर्म करने की थी, तो परफॉर्म ही करवाओ, हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसको कंसिडर करते हुए 2018 की अमेंडमेंट कहती है कि भाई देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवानी पड़ेगी, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, अदरवाइज जहाँ पे हो सकती है वहां पे कोर्ट ऑर्डर करेगा ही करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिप्शन पावर थी, करे ना करे, ये चीज थी। तो अब ये चीज कर्टेल कर ली गई है इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं, अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स प्रपोज टू कर्टेल कोर्ट्स पावर, कोर्ट की पावर को थोड़ा कर्टेल किया इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग इन द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अप्रोच ऑफ द कोर्ट। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ 2018 अमेंडमेंट एक्ट हाईलाइट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट व्हिच इज एज फॉलोज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे उनके, वो देखो अभी देखते हैं इसके अंदर। To curtail wide discretions vested in the court either to grant specific relief, specific performance of a contract or monetary compensation, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज फर्स्ट पॉइंट है। As a result of tremendous economic development since the enactment of Act, it has been felt that Act is not tuned with the rapid economic growth happening in our country. Act है कब का, 1963 का। हम है डेवलपिंग कंट्री, हमें चाहिए डेवलपमेंट, है ना। तो हम डेवलपमेंट चाहेंगे तो कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी होगा, कोई हमारे फ्लाईओवर्स भी बनेंगे, हाईवेज भी बनेंगे, पुल भी बनेंगे। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कोई इसमें कंपनसेशन कर दे, ब्रीच कर देता है, तो पहले तो कंपनसेशन वाला खेल था, तो या फिर इंजंक्शन मांग के खड़े हो जाते थे, तो इंजंक्शन सालों साल चलती रहती थी, प्रोजेक्ट ऐसे लटके रहते थे, तो पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, देश का नुकसान होता था। अब क्या कर दिया गया है, कई जगह ऐसी कर दी गई है, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है जहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट ही नहीं होती, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करते हैं आसानी से। ओके, ये देखो, एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर नीडेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव इज टू डू अवे विद द वाइडर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड टू मेक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ जनरल रूल दैट एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेड ग्राउंड्स। मतलब कि पहले क्या था कि बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन थी, जो हमने पहले पढ़ा कि कोर्ट के पास वाइड डिस्क्रिप्शन थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी है नहीं करनी है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, एक जनरल रूल बना दिया गया है कि अगर आपने ब्रीच किया है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा लेगा वो कोर्ट में जाके, सब्जेक्ट टू सम लिमिटेड ग्राउंड्स की जहां पे नहीं होगी, तो सेक्शन 14 में देखें, हम डील करेंगे उससे, ठीक है। तो क्या कहता है फोर, टू प्रोवाइड फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का एक कंसेप्ट है, देखो क्या होता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। यस, देखो जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई तुम ना मेरे घर पे पेंट करना, पेंट कर देना मेरे घर को, ठीक है। अब बी ने पेंट नहीं किया, बी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, गया ही नहीं उसके घर पे। अब कायदे से ए को चाहिए था कि वो बी को एक नोटिस दे कि आजा भाई आजा, नहीं आ रहा ठीक है चल कोई बात नहीं। अब क्या करेगा वो कहता है कि सी एक और पेंटर है, ए के पड़ोस में ही रहता है, उससे करवा लेता है, ठीक है। तो जो भी इसको खर्चा देना पड़ा सी को, वो खर्चा अगर इसने मान लो कुछ एडवांस वगैरह दे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं, रिम्यूनरेशन है, रिस्टोरेशन हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस कहने का मतलब ये है कि जब इसने इससे परफॉर्मेंस करवा ली, किसी और से थर्ड पार्टी से करवा ली, तो कल को ये नहीं कह सकता कि भाई बी ने ब्रीच किया, मैं तो बी से ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लूंगा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पे नहीं होगी। ओके, तो आओ देखते हैं आगे पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है टू प्रोवाइड फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय द पार्टी हु सफर वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय एसआरए, सॉरी बाय थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी, ठीक है, टू रिकवर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी हु फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बी ने नहीं किया था तो बी कंपनसेशन भी पे करेगा, और उसको जो खर्चा हुआ है सी को पैसे देने में वो भी पे करेगा। मान लो इससे बात हुई थी 10,000 में, लेकिन सी ने 15,000 पे चार्ज किए हैं, तो जो फालतू के 5,000 रुपये हैं वो भी इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। टू एनेबल द कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट ऑन स्पेसिफिक इश्यूज एंड टू सिक्योर देयर अटेंडेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि कहीं पे मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट्स की मुझे ज़रूरत है कुछ चीज़ को डिस्कस करने के लिए, कुछ चीज़ों को
करने के लिए, जैसे 14A के अंदर है ये प्रोविजन, ये ऐड किया गया है प्रोविजन 14A के अंदर। और जो हमने बात की थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो 20A के अंदर ऐड की गई थी। ओके, और एक स्पेशल कोर्ट्स का एक है, वो ऐड किया गया है 20B के अंदर। और जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करना है हमें, वो 20C के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के दौरान कुछ सेक्शंस ऐड किए गए थे इसके अंदर। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि कोर्ट्स को एंगेज करना है, अगर एक्सपर्ट वगैरह चाहिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सेक्शन 20 इज एडेड विद कोर्ट शैल नॉट ग्रांट इंजंक्शन इन एनी सूट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रिगार्डिंग सूट थे, तो उसके अंदर बताया गया है कि इनके ऊपर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। कैसे? वेर इट वुड कॉज डिले इन द कंटिन्यूएशन और कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। चलो, स्पेशल कोर्ट्स आर सेटअप, ये स्पेशल कोर्ट्स सेटअप हुए थे एक्ट के अंदर, और 12 महीने में इनको डिस्पोजल करना था। ठीक है, ये तो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। अब आओ इफेक्ट ऑफ 2018। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब असली कहानी शुरू हो रही है। सेक्शन 9 तो बहुत इजी था, सबको समझ में आ रहा था, तो ठीक है। इफेक्ट क्या है? क्या ये जो इफेक्ट से हम क्या समझ रहे हैं? इफेक्ट से हम समझ रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, ये हमारी अमेंडमेंट, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है? क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? अब एक बात समझो, एक ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज है 8 मार्च 2025। अगर मैं कहता हूं कि एसआरए जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, इसका मतलब है कि आज 8 मार्च है ना, तो जब ये पास हुआ 8 मार्च को, एसआरए लागू हुआ हमारे ऊपर 8 मार्च को। 8 मार्च से आने वाली जो डेट है 9, 10, 11, 12, इनके ऊपर लागू होगा, पीछे से कोई मतलब नहीं है, पीछे क्या था क्या नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें, तो अगर मैं कहता हूँ कि एसआरए रेट्रोस्पेक्टिव है, तो ये 7 पे भी लागू होगा, 6 पे भी लागू होगा, 5 पे भी, और बैक डेट से लागू हो जाएगा। समझ आया? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2018 की अमेंडमेंट है, तो क्या वो 2017, 16, 15 पे भी लगेगी, मतलब पीछे वाले सालों पे भी लगेगी? तो अगर वो लगेगी तो हम कहेंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी अमेंडमेंट है, ये 2018 में आई है, तो 18 के बाद से लगनी शुरू होगी, 2019 में, 20 में, 21 में, ऐसे। तो ये है प्रोस्पेक्टिव। अब सबसे ज्यादा क्लेश क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर है कंफ्यूजन भाई। ठीक है, सब कहेंगे आपको प्रोस्पेक्टिव है, बिल्कुल कहेंगे, मैं भी यही कहता था 2022 तक तो। अब आओ यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क में कहूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अनदर वर्सेस सिदम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2022, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या हुआ? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 2018 amendment SRA is prospective and cannot apply to those transactions that took place prior to its coming force। मतलब 2018 के आने से पहले जो हो चुके हैं उन पे लागू नहीं होगी, और जो 2000 बाद के हैं उन पे लागू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर है। ठीक है, बिल्कुल सही, हम मान गए। आगे, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट 2018 अमेंडमेंट क्रिएटेड न्यू राइट्स। इसने कुछ न्यू राइट्स क्रिएट किए हैं, बिल्कुल किए हैं। एंड ऑब्लिगेशंस, बिल्कुल ऑब्लिगेशंस भी किए हैं, विच डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू सच अमेंडमेंट। पहले अमेंडमेंट में वो नहीं करती थी। जैसे ऑब्लिगेशंस क्या होगी, कोर्ट के ऊपर भी होगी, उसकी पावर कम कर दी। एक तो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कही गई कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी होगी, पहले मैंडेटरी नहीं थी, डिस्क्रिशनरी थी, है ना। It notes that by virtue of amendment or substituted section 10 of SRA, section 10 को substitute किया गया, बिल्कुल। The grant of relief of specific performance which was subject to court discretion, जो पहले कोर्ट की डिस्क्रिशन होती थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब उसको मैंडेटरी बना दिया गया है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो एसआरए में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया इतना। तो अभी तक कोर्ट का क्या व्यू है कि ये अभी तक ये प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। The court held that under pre-amended SRA,
मतलब अमेंडमेंट होने से पहले वाले एसआरए में वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज एडिकेसी ऑफ डैमेजेस। तो सेक्शन 14 का जो क्लॉज 1 था ना, अमेंडमेंट होने से पहले, मतलब 2017 में लगा लो, ठीक है, क्या था 14 में, क्या कहता था कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब दी जाएगी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या बोला। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इज एडिकेट रिलीफ। तो जहां पे कॉम्पनसेशन एडिकेट रिलीफ है, जहां पे आप कॉम्पनसेशन देके एडिकेट रिलीफ कर सकते हो, उसको बंदे को नुकसान होने से बचा सकते हो, वहां पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दोगे, नहीं दोगे, ये बोला था 2018 से पहले वाली अमेंडमेंट में, मतलब एक्ट में अमेंडमेंट आने से पहले की ये बात हुई थी। समझ गए? फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस लगता है कि कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, मुझे भी होगी थी। तो सुनो, 2018 अमेंडमेंट आने से पहले सेक्शन 14 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे नॉन परफॉर्मेंस होती है, मतलब ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और वहां पे आपको लगता है कि कंपनसेशन देने से काम चल जाएगा, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। ये सेक्शन 14 का क्लॉज 1 पहले कहता था। अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो एक मैंडेटरी होगी, कि इन इन जगह पे कुछ जगह बता दी कि इनको छोड़ के बाकी जगह, सभी जगह आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी ही करनी है। समझे? अब समझ में आएगी क्या बात हो रही है। चलो, अब देखो आगे क्या हुआ। Yes, the court proceeded to note that pursuant to amendment, the aforesaid consideration has been completely away with the order provide better compensation to the aggrieved party in the form of specific performance. Okay, court held that 2018 amendment is not merely procedural, सिर्फ procedural नहीं है, procedural enactment नहीं है, rather क्या है, substantive in nature है, substantive in nature है, therefore would not have retrospective effect, सॉरी would not, हाँ would not have retrospective effect। का मतलब ये है कि भाई देखो, नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जहां पे प्रोसीजरल बात होती है वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, और जहां पे होती है सब्सटेंटिव, कोई सब्सटेंटिव चेंज है, वहां पे प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अगर कहीं पे किसी प्रोविजन में चेंज करके उसको प्रोसीजरल बना दिया गया है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और अगर कहीं सब्सटैंटिव चेंजेस है तो वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि अमेंडमेंट जो सिर्फ प्रोसीजरल नहीं है बल्कि सब्सटैंटिव है नेचर में, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये तो प्रोस्पेक्टिव ही होगी। ओके, समझ गए हम। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2010 में हुआ, एग्जांपल समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट था 2010 में हुआ, इसका ब्रीच 2016 में हुआ, अब क्योंकि इसका लिमिटेशन 3 साल था तो 2019 में फाइल किया गया, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, 2018 की अमेंडमेंट आ गई। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तब तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डिस्क्रिशनरी पावर थी, लेकिन अब 2019 में, अब अगर इसको एनफोर्स करना किया जाए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो एक मैंडेटरी हो गई, तो कोर्ट ना चाहते हुए भी देगा अगर आपको उन क्लॉजेस में फॉलो नहीं किया उसने, है ना। तो यही बात है। अब आगे देखो क्या होता है। अब इसका एग्जांपल समझो कि ए ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, बी के साथ। क्या चाहिए था बी को, ये कोरोना के टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको चाहिए सैनिटाइजर। बी टेक्स गुड्स फ्रॉम सी। अब बी क्या करता है, अपना सामान सारा जो होलसेल का सामान था वो सी से लेता था। सी ने देखा कि सैनिटाइजर की रेट तो यार, मतलब सैनिटाइजर की बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो क्यों ना इसका रेट बढ़ा दिया जाए। तो सी ने सैनिटाइजर के रेट एक बोतल पे, जो पहले मान लो 250 रुपए की आती थी, 500 रुपए और बढ़ा दिए, ठीक है, और 700 750 रुपए टोटल प्राइस कर दी उसकी। जबकि मान के चलो कि ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई 250 रुपए की तो बोतल पीछे आती है, 50 रुपए मार्जिन मैं कमा लूंगा, 300 रुपए की बोतल दे दूंगा। अब इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो बी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दी, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कह दी तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। बी के दिमाग में क्या था कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि अगर मुझे ये बोतल नहीं भी मिलती ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, है ना।
B decided to breach the contract as it will amount to huge loss. Here, when contract was made, there was a thing in B's mind that if any case there will be breach from his side, he will be going to pay compensation. क्योंकि 2018 से तो पहले यही होता था ना भाई, कि अगर मान लो ब्रीच हो भी गया तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थोड़ी देनी थी, आपको तो कॉम्पनसेशन देना था। तो इसके दिमाग में यही था, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था ना, 2010 में हुआ था। तो इसको तो यही था कि अगर मान लो बी नहीं दे पा रहा है मुझे, सी नहीं दे पा रहा मुझे सैनिटाइजर, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ब्रीच कर दूंगा। ब्रीच करने के बाद मैं कंपनसेशन पे कर दूंगा, एक को बात खत्म। लेकिन 2018 की अमेंडमेंट आ गई, कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, तू कॉम्पनसेशन नहीं देगा, तू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा। तू ले 500 रुपए की बोतल एक्स्ट्रा चार्ज करके ले, और 750 के हिसाब से खरीद, और 300 के हिसाब से बेच। तो इस हिसाब से तो बी के साथ होगी इनजस्टिस, होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, but if we apply 2018 amendment, then specific performance will cost a huge amount to lose B. B injustice cannot be caused. तो B की जो injustice है वो नहीं कॉज की जा सकती। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2018 को प्रोस्पेक्टिव इन नेचर रखा। क्या रखा, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर रखा, कि अब 2018 के बाद, अमेंडमेंट आने के बाद जो एग्रीमेंट होंगे ना, उनके ऊपर ये चीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली लागू होगी। ठीक है, पहले वालों पे नहीं होगी। अगर रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता तो उसको पे करने पड़ते 300 रुपए में, 300 रुपए की तो वहां से लेता वो, ए पे करता उसको एक बोतल के लिए, और वो 750 पे करता सी को, मतलब हाँ 750। देख लो अब कितना नुकसान होता उसका, है ना। तो इसीलिए हमने इसको प्रोस्पेक्टिव रखा। असली कहानी फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब दिक्कत क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको, देखो। अब क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये केस था 2022 का। इसी केस को सिद्धम सेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी एंड अनदर 2024 में फिर से उठाया गया। सेम केस, वही कंसिडरेशन करने के लिए कि भाई पहले जो फैक्ट्स पे हमने जो डिसाइड किया था वो सही नहीं था, फिर से करते हैं। तो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वन, ऑन 5 अक्टूबर 2024, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2:1 split admitted a petition to review Katta Sujata judgment to reconsider the retrospective and prospective application of the amendment of 2018। इन्होंने कहा कि अब फिर से इन्होंने रिव्यू के लिए ले लिया इसको, कि देखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है जी, आओ फिर देखते हैं क्या है। कोर्ट रेफर्ड टू इट्स ओन डिक्टा इन आधुनिक स्टील वर्सेस ओडिशा मैग्नीज एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड 2007 सुप्रीम कोर्ट, where in it was observed that law of specific relief is a form of judicial redress and is a procedural law। ठीक है, procedural law है। Moreover, after reviewing the amendment introduced by 2018 Act, the provision indicates that amendment is largely procedural। इनके अकॉर्डिंग अब 2018 की जो अमेंडमेंट है वो लार्जली क्या है, प्रोसीजरल है। ठीक है, चलो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले मैंने आपको बताया था अगर प्रोसीजरल है तो उसके लिए क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, बट विद वन सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन विच इज द डिलीशन ऑफ वर्ड एडुकेसी ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन। सेक्शन 14 में मैंने बताया था ना आपको, ये वर्ड था कि भाई अगर कंपनसेशन, एडिकेट कंपनसेशन है वहां पे, तो आप उसके लिए कुछ वो नहीं करेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे। अगर कंपनसेशन एक एडिकेट रिलीफ है तो आप उसके अंदर नहीं पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि विच इज द डिलीशन ऑफ द वर्ड एडुकेसी ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन which was barred to specific performance which was previously contained under section 14(1)(a) of unamended act। अमेंडमेंट होने से पहले की बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे देखो। द रिमूवल ऑफ एडिकेसी ऑफ डैमेजेस क्राइटेरिया रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे उसने 14
1A में से उसको हटा दिया उस क्लॉज को, तो ये क्या डिसाइड करता है? ये कहता है कि सब्सटेंटिव अल्टरेशन है ये, which potentially impacts parties' economic rationale in contract concluded before the amendment। ये कहता है कि अमेंडमेंट होने से पहले जो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर पार्टीज की इकोनॉमिक रेशनल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये सब्सटेंटिव अल्टरेशन है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एंड एज इट रिमूव्स द प्रीवियस अवेलेबल डिफेंस टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बच जाते थे कॉम्पनसेशन पे करके, लेकिन ये तो छीन लिया गया ना, अब छीन लिया गया, और छीन लिया गया तो क्या होगा? हैंस दिस चेंज इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो ये जो चेंज है ये प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब्सटेंटिव चेंज है, और सब्सटेंटिव चेंज के लिए हमने क्या बोला था? प्रोस्पेक्टिव होता है। बोला था कि नहीं बोला था? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह तो ये कह दिया कि भाई ऐसा है, मोर और लेस ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल है तो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जो 14(1)(a) में से हटाया है वर्ड वो सब्सटेंटिव है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, है ना। एंड अदर चेंजेस बीइंग प्रोसीजरल आर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो देख लो भाई, अब तुम क्या समझ रहे हो? पहले तो तुम कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे ना कि प्रोस्पेक्टिव है। अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो चेंजेस सब्सटेंटिव हैं उसके लिए तो प्रोसीजर प्रोस्पेक्टिव, बाकी जो चेंजेस प्रोसीजरल हैं, बाकी जो बच गए प्रोसीजरल है, वो रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या कहते हैं। द कंक्लूजन, द मॉडिफिकेशन टू सेक्शन 10 and deletion of earlier section 20 SRA relates to the scope of court's power। ठीक है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर को नैरो किया उन्होंने, रिप्लेसिंग द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब या तो ये मान लो या ये मान लो, इसको तो हटा ही दिया ना, रिप्लेस कर दिया बिल्कुल। अब तो उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही माननी है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माननी है। अगर ये कंडीशंस हैं तो रहने दो ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अदरवाइज आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, करवानी पड़ेगी। With objective standard, this change, while significant from public policy standpoint, may not directly alter the rights or obligation of the contracting parties. Therefore, these provisions, which have no onerous impact on the parties' contractual rights, are classified as procedural। तो जिनका भी चेंजेस का ज़्यादा पार्टीज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो प्रोसीजरल ही काउंट होंगी, और जो प्रोसीजरल काउंट होंगी वो रेट्रोस्पेक्टिव काउंट होंगी। और जिसका पार्टी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि 14 है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ऐसा पड़ रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रही है, तो इसको हम सब्सटेंटिव मानेंगे, और सब्सटेंटिव मानेंगे तो इसको प्रोस्पेक्टिव मान लेंगे। ठीक है, अगर आपके इसके इस जजमेंट के बारे में कुछ और व्यूज हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, लेकिन आपको ना बहुत जगह प्रोस्पेक्टिव ही मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग होंगे जो ये कहेंगे कि 2024 में कोई चेंज ही नहीं हुआ जजमेंट में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बहुत क्रक्स में बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब, शो योर लव टुवर्ड्स वीडियो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।